हेलो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रिसोर्सेज। क्या नाम है उसका? रिसोर्सेज। सबसे पहले अपन समझते हैं रिसोर्स होता क्या है। व्हाट इज़ रिसोर्स। ठीक है बेटा, यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को अपन समझते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं और फिर अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ ए रिसोर्स। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस ए रिसोर्स। तीसरा वर्ड दिया गया है, एक ग्लोसरी है, वैल्यू मीन्स वर्थ। वैल्यू का मतलब वर्थ होता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। और सबसे लास्ट में ये इसकी क्या दी गई है बेटा? डेफिनेशन दी गई है। ठीक है। अब अपन समझते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। रिसोर्स एक ऐसी चीज़ को, एक ऐसी वस्तु को कहते हैं बेटा, जिसका अपन कोई ना कोई इस्तेमाल करें, जिसको अपन यूज़ में लाएं, अपने उपयोग में लाएं, या कोई ऐसी चीज़ जिसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। वो वैल्यू कैसे भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि पैसे के दृष्टिकोण से हो, सोशली हो सकती है, इकोनॉमिकली हो सकती है, कल्चरली हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, इमोशनली हो सकती है ना। अब इसका सीधा सा उदाहरण आप समझिए। आप अपने घर में जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी रिसोर्स हैं। ठीक है। रिसोर्स क्या? आप कंघी करते हैं, ठीक है, आप कंघी करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं, तो वो जो कंघा होता है, वो जो कंघी होती है, वो भी आपका क्या है? रिसोर्स है। आप खाना खाते हैं तो जो फूड आप खाते हैं, जो रोटी चपाती सब्जी जो आप लेते हैं, वो भी एक रिसोर्स है। आपके घर में घड़ी है, आप समय देखते हैं, तो वो घड़ी भी क्या है? एक रिसोर्स है। आप जूते पहनते हैं, आप चप्पल पहनते हैं, वो भी क्या है? एक रिसोर्स हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या, अपन क्या समझे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको अपन उपयोग में लाते हैं, वो क्या होती है? रिसोर्स होती है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ना आए तो एक और अच्छा सा उदाहरण देकर अब मैं तो आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। आप रोड पर जा रहे हो, ठीक है बेटा, ये रोड है, रोड पर आप जा रहे हो, यहाँ आपको एक 200 का नोट डला हुआ मिलता है, और यहाँ पर आप जा रहे हो, आपने देखा कि भैया यहाँ तो क्या है, 200 रुपये का नोट पड़ा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये 200 का नोट क्या है? रिसोर्स होगा या नहीं होगा? तो आपका जवाब है ये रिसोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप इसको उठा लेंगे, और उठाने के बाद आप इसका क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। आप इसको यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो बस ये अपना क्या हो जाएगा? रिसोर्स हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, आप एक रोड से जा रहे हैं, यहाँ गोबर पड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ से आप गुजर रहे हैं, आपने देखा कि भैया यहाँ गोबर पड़ा है, क्या ये गोबर है वो रिसोर्सेज होगा, रिसोर्स होगा या नहीं होगा? बताओ मुझे। ये रिसोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब ये कैसे मैंने बोला? ये बेटा आपका कंडीशन पर डिपेंड करता है। आप क्या है, आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। भाई आपके सामने कौन सी कंडीशन है, कौन सी सिचुएशन है, उसी बेस पर आप बता सकते हैं कि ये गोबर जो रोड पर पड़ा हुआ है वो रिसोर्सेज होगा या नहीं होगा। कैसे बताएंगे अपन? अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आप नॉर्मली रोड से गुज़र रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं या आप लोग रोड से गुज़र रहे हैं, अपन को गोबर पड़ा हुआ दिखाई दिया, अपन इसको इग्नोर करते हुए आगे निकल जाएंगे। ठीक है। तो जब अपन ने इस पर ध्यान नहीं दिया, अपन ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं किया। ये नोटिस क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका अपने लिए कोई यूज नहीं है अभी, है ना। यूज नहीं है तो बस ये अपना क्या है? रिसोर्स भी नहीं होगा। रिसोर्स भी नहीं होगा ये अपना। ठीक है, रिसोर्स भी नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब दूसरी कंडीशन, होली का समय है, ठीक है बेटा, होली का समय है, साइड में गोबर पड़ा हुआ है, आप इधर से निकल रहे थे कि इधर ही आपका एक दोस्त आ गया, उसने आपको रंग लगा दिया। अब आपको अपने दोस्त को बिगाड़ना है, लेकिन आपके पास कलर नहीं है, आपकी नज़र गई गोबर पर, और आपने क्या किया? ये गोबर उठाया और अपने दोस्त पर फेंक के मारा।
दोस्त पर फेंक के मारा तो दोस्त का चेहरा क्या सा हो गया, बिगड़ गया। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर आपने इस गोबर का यूज़ किया कि नहीं किया? जी हाँ, अपन ने यूज़ किया। और जब अपन ने इस चीज़ का यूज़ किया तो ये क्या हो जाएगा, अपना रिसोर्स। यही तो मैंने बोला है कि भैया अगर अपन किसी चीज़ का यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रिसोर्स हो जाएगा। इसकी अभी अपने लिए यूटिलिटी थी, हाँ थी। यूजेबिलिटी थी, हाँ थी। इसीलिए ये अपना क्या हो गया, रिसोर्स हो गया। एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। अब मान के चलिए आप भैया जो है, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, ठीक है, आपके पीछे क्या है, कुत्ता पड़ गया। ये आप जा रहे थे, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, भाग रहा है आपके पीछे। अब आपने भैया डर के मारे इसके क्या है, भागना चालू किया। अब आप जैसे जैसे भागते जा रहे हो, अब आप थक गए, आपसे अब नहीं भागा जा रहा, तो उसी समय आपको क्या है, वहाँ आपके पास में एक आपको पत्थर पड़ा हुआ मिलता है, ठीक है। अब आपको एक पत्थर पड़ा हुआ मिला, आपने इस पत्थर को उठाया और इस कुत्ते में दे मारा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि ये पत्थर आपके लिए रिसोर्स हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, ये रिसोर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा? क्योंकि आपने इसका यूज़ कर लिया। क्या कर लिया आपने? इसका यूज कर लिया, ठीक है बेटा। तो आप जब किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को अपने उपयोग में लाते हैं, तो वो क्या हो जाती है, रिसोर्स हो जाती है। या फिर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, अब मान के चलिए आप कहीं रास्ते से जा रहे हैं, आपको एक गोल्ड की चेन मिली, ठीक है, गोल्ड की चेन मिली आपको एक। अब मुझे ये बताइए कि ये गोल्ड की चेन पैसा है? नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको मार्केट में लेके जाऊंगा बेटा, तो मुझे इसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो जब मुझे इसका पैसा मिल जाएगा, यानी कि इसकी कोई मनी मिल जाएगा मुझे, और मनी क्या है, मनी क्या है, वैल्यू है। और वैल्यू है यानी कि इसकी कीमत है। और जब किसी चीज़ की कीमत होती है, जब किसी चीज़ की कीमत होती है, तो वो अपना क्या होता है, रिसोर्सेज, तब वो अपना रिसोर्स होता है ना। यहाँ देखिए अपनी डेफिनेशन में भी बेटा क्या है, डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, समथिंग दैट हैज़ इट्स ओन यूज एज यूटिलिटी वैल्यू, either it can be economically, socially, emotionally or in any other form is called a resource. Time and technology are two important factors that can change a substance into resources. ठीक है बेटा, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। आप बस इसमें सोशली इमोशनली का और समझ लीजिए, ये मैंने अभी नहीं समझाया है। आपने जैसे मान के चलिए सोशली या इमोशनली अपन किसी चीज़ को कैसे रिसोर्स मान सकते हैं, उसकी वैल्यू सोशली और इमोशनली कैसे हो सकती है। अब मान के चलिए आप, मुझे उम्मीद है आप सब लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, TMKOC देखते हैं। अगर जो बच्चे TMKOC देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी ये चीज़। वहाँ आपने देखा है कि भैया पोपटलाल होता है, और उस पोपटलाल के पास हमेशा ही एक क्या रहता है, छाता रहता है, एक अम्ब्रेला रहता है, ठीक है बेटा। ये अम्ब्रेला चाहे कितने ही 150 रुपये का हो, ठीक है। हमने कई बार देखा है कि ये टूट भी जाता है ना। लोग इसको कबाड़ा बोलते हैं, सोसाइटी वाले सब लोग क्या बोलते हैं कि भैया ये तो क्या है, कबाड़ा है, ये तो रद्दी हो गया है। लेकिन पोपटलाल इसको क्या करता है, हमेशा अपने पास रखता है। तो वो बोलता है ना, ये मेरा भाई है, ये मेरा साथी है। तो इसका मतलब क्या है, वो उस छाते से बेटा इमोशनली अटैच है ना। वो इस छाते से क्या है, इमोशनली अटैच है। ठीक ऐसे ही बेटा भिड़े अपने सखाराम से इमोशनली अटैच है, सौड़ी अपनी जीप से इमोशनली अटैच है। अब चाहे किसी और की नज़र में उन चीज़ों की, स्कूटर की या फिर छाते की कोई वैल्यू ना हो, लेकिन बेटा वो उनसे इमोशनली अटैच हैं, तो वो उनका क्या हो जाएगा, इमोशनली रिसोर्स हो जाएगा। उसकी उस रिसोर्स की क्या है, इमोशनली वैल्यू है, ठीक है। सोशली में क्या हो जाएगा, सोशली और कल्चरली में बेटा अपनी रीति रिवाज, परंपराएं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को रिसोर्सेज की डेफिनेशन और रिसोर्स का मतलब समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है बेटा। रिसोर्सेज अपन ने कंप्लीट कर लिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा।
अब अपन आगे चलते हैं। अगली हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में बेटा अगर अपन बात करें तो अपन को 3 प्रकार के रिसोर्स मिलते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। ठीक है बेटा, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। अगर अपन नेचुरल को भी फर्दर डिवाइड करें तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन यूटिलिटी, बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी किताब में सिर्फ बेटा ये वाले दिए हुए हैं, ये वाले आपकी किताब में नहीं है। ये 10th क्लास में आप लोगों के आएंगे तो अपन इनको तभी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए अपन सिर्फ इन दोनों पर डिस्कस करेंगे। अगर अपन बात करें बेटा बेस्ड ऑन ओरिजिन की, तो बेस्ड ऑन ओरिजिन को भी बेटा क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, बायोटिक और अबायोटिक। ऐसे ही बेटा अगर अपन यूटिलिटी की बात करें तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, आइए अपन इनको आगे इनको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली आपको हेडिंग दिखाई दे रही है नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहली हेडिंग आपको कौन सी दिखाई दे रही है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में बेटा देखो अपन बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, से ये भी अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं। अब अपन ये समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। नेचुरल रिसोर्स बेटा ऐसे रिसोर्स होते हैं जो अपन को नेचर की तरफ से मिलते हैं, जो क्या है अपन को क्या है पहले से ही। अब ऐसे रिसोर्स जो कैसे होते हैं बेटा, नेचर की तरफ से ही अपन को मिलते हैं, जो अपन को बनाने नहीं पड़ते हैं। जो अपन दुनिया में आते हैं तो अपन को बने बनाए रेडीमेड मिलते हैं। ऐसे रिसोर्स को अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स। एग्जाम्पल के लिए अपन बात कर सकते हैं बेटा, जैसे पेड़ हैं, है ना, रिवर हैं, उसके बाद अगर अपन बात करें तो माउंटेन्स हैं, है ना, और उसके अलावा अगर बात करें तो फॉरेस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, या फिर अपन बात करें सन है ना, और विंड है, हवा, ये सारी चीज़ें आपकी कैसी हैं बेटा? ये आपकी नेचुरल रिसोर्स हैं। ठीक है, यहाँ आपकी नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन दी हुई है। क्या लिखा है इसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। द एयर, ब्रीथ, वाटर इन आवर रिवर्स, लेक, सॉइल्स, मिनरल्स, ऑल नेचुरल रिसोर्स। ये सारी चीज़ें कैसी हैं बेटा? नेचुरल रिसोर्स हैं। मिट्टी, पानी, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें अपन तो नहीं बनाते, ये अपन को बनी बनाई मिलती हैं, रेडीमेड। तो ये क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। अगला अपन अगर बात करें बेटा नेचुरल रिसोर्स के ही अंतर्गत अगर अपन बात करें तो वो क्या होता है? रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल की रिसोर्स की अगर अपन बात करें तो देखो बेटा ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है सबसे पहले। उसके बाद इसके बारे में क्या दिया गया है, वाटर के बारे में एक बात बोली गई। सबसे पहले अपन इनको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच गेट renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited in nature, affected by human activities such as solar and wind energy, yet careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock। ठीक है बेटा, ये अपन ने बात कर ली इसकी। आगे देखो क्या दिया गया है, आगे दिया गया है वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर कैसा है? एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है ना। वाटर कैसा है? अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है। ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज ए मेजरली प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। पानी के रिसोर्सेज जो हैं आजकल सूखते जा रहे हैं बेटा, ये पूरी दुनिया में बहुत बड़ी समस्या है। और रिन्यूएबल रिसोर्स के जो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से हैं, ये दिए हुए हैं सारे के सारे एग्जांपल्स। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायो एनर्जी, ये सब इसके क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्स के एग्जाम्पल।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में बात करते हैं बेटा, इसको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसकी डेफिनेशन इसके नाम में ही छिपी हुई है। अब देखिए आप रिन्यूएबल, अब मैं अगर इसको री लिखूँ प्लस न्यू लिखूँ प्लस एबल लिखूँ तो आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। री का मतलब क्या होता है, फिर से। न्यू का मतलब क्या है, नया। और एबल मतलब योग्य या फिर के लायक, है ना। तो ऐसे रिसोर्स जो फिर से नया बनने के योग्य हो, ऐसा रिसोर्स जिनको अपन ने एक बार क्या कर लिया बेटा, यूज़ कर लिया है, और यूज़ के बाद अपन उसको क्या है फिर से यूज़ कर सकें, रीयूज़ कर सकें, इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे होते हैं बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्स अनलिमिटेड होते हैं, है ना। अपन उनको क्या कर सकते हैं, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें, सोलर एनर्जी है, ठीक है, विंड एनर्जी है। अब मुझे ये बताओ क्या कभी सूरज ख़त्म होगा, नहीं होगा। तो अपन उसकी सूरज की एनर्जी को, सूर्य प्रकाश को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। हवा रुकना, हवा चलना या हवा बहना कभी बंद होगी, नहीं होगी, तो अपन इसको भी हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। या अगर अपन बात करें टाइडल एनर्जी की, टाइडल एनर्जी, क्या समुद्र में लहरें आना कभी बंद होंगी, नहीं होंगी। तो ये भी बताओ, ये अपना कैसा है, अनलिमिटेड रिसोर्स है। तो ऐसे रिसोर्स जिनको अपन हमेशा हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकें, वो क्या होता है, रिसोर्स होता है। एक बात उसमें बेटा अपनी पीडीएफ में दी गई है, अपनी बुक में दी गई है कि वाटर रिसोर्स कैसा है बेटा, वाटर कैसा है, एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है बेटा। उसकी कोई भी क्या नहीं है, लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड है, इसका मतलब क्या है कि पानी कभी ख़त्म होगा, नहीं होगा। तो क्या अपन पानी को वेस्ट करते रहें, नहीं करना है। ये बात सच है कि पानी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन बेटा वाटर की शुद्धता कम हो जाएगी, वाटर की प्योरिटी कम हो जाएगी। अगर अपन बात करें तो अपन को अपने मोहल्ले में या अपने शहर में आसपास देखें तो पानी की कोई कमी है, नहीं है। नालियों में भी पानी बह रहा है, अपने घर पे जो मोटर लगी है उसमें से भी पानी आ रहा है, कहीं हैंडपम्प लगे हैं वहाँ से भी पानी आ रहा है, नदी में पानी है, तालाब में पानी है, समुद्र में पानी है। क्या अपन हर जगह के पानी को इस्तेमाल में ला सकते हैं, क्या हर जगह के पानी को अपन पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं। तो बेटा यही क्या है, इसी वजह से अपन को पानी को वेस्ट नहीं करना है। अगर पानी कैसा हो जाएगा, माना कि ख़त्म नहीं होगा लेकिन वो गंदा तो हो रहा है ना, क्या अपन उस गंदे पानी को पी सकते हैं, नहीं पी सकते बेटा। तो इसीलिए अपन बोल सकते हैं कि भैया वाटर जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, अनलिमिटेड रिसोर्स है बेटा वो, लेकिन उसकी प्योरिटी कम हो जाएगी, अगर उसकी शुद्धता कम हो जाएगी तो अपन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सब लोग या सरकारें अपन से पानी को बचाने की रिक्वेस्ट करती हैं। अगला है बेटा अपना नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बेटा डेफिनेशन दी गई है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक, वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ईयर टू बी रिन्यूड रिप्लेनिश्ड, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन, सच रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड। ठीक है बेटा। अब रिन्यूएबल में क्या हो रहा था, रिसोर्स को अपन बार बार इस्तेमाल कर सकते थे या दोबारा इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में क्या हो रहा है, इसमें भैया साफ साफ बोला गया है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। वो कैसा रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है। अपन उसको जितना चाहे उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कैसा है बेटा, ये ऐसा है कि जिसको बनने के लिए हज़ारों सालों का क्या लगता है, समय लगता है। जिसको फिर से दोबारा बनने के लिए या नया बनने के लिए उसको क्या है, हज़ारों सालों का समय लगता है ना। इतने और हज़ारों सालों में तो 10-15 इंसानों की क्या हो जाएगी बेटा, जीवन चक्र पूरा हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर अपन बात करें इसके क्या हैं, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी। अब बताओ अपन पेट्रोल डीजल है, क्या अपन इसको एक बार अपन इस्तेमाल कर लें तो अपन इसको तुरंत बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। अगर बना सकते होते तो हर लोगों के घर में पेट्रोल होती। अपन को गाड़ी में, फिर तो अपन टॉयलेट करने भी जाते तो गाड़ी से ही जाते, है ना। लेकिन क्या है, अपन पेट्रोल को, डीजल को, इन सारी चीज़ों को बना नहीं सकते। इसीलिए अपन बेटा इनको क्या है, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये चीज़ें महंगी मिलती हैं। अगला पॉइंट है क्या है,
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। अगर अपन बेटा बात करें किस चीज़ की, जो नेचुरल रिसोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बंटवारे की अगर अपन बात करें कि भैया जैसे जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, ये आपका ईरान, इराक है ना, वेनेजुएला, ये सारे जो लोग, ये सारे देश हैं, तो बेटा यहाँ पर आपको पेट्रोल बहुत ज़्यादा मिलती है। क्या भारत में मिलती है? नहीं मिलती। क्या कारण है पेट्रोल मिलने का? या फिर अपन अपने इंडिया की बात करें, इंडिया में खेती बहुत अच्छी होती है, लेकिन अफ्रीका में और यूरोप में इतनी अच्छी खेती नहीं होती है। क्या ये इसमें क्या समस्या आपने कभी सोचा है? आइए आइए तो अब अपन समझते हैं कि ये क्या बात बोली गई है। देखो बेटा, रिसोर्सेज कई तरीके के होते हैं, कई सारे रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना, उनका जो बंटवारा होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? जो उसमें अपन ने देखा जो काय पे क्या लिखा है कि टेरेन पर बेस करता है, ठीक है, वहाँ की क्लाइमेट पर बेस करता है, ठीक है, वहाँ की फिजिकल कंडीशंस जो होंगी उन पर बेस्ड करता है। अब जैसे समझते हैं, अगर अपन खेती की बात करें बेटा, जो खेती है, ठीक है, खेती की अगर अपन बात करें तो इंडिया में सबसे अच्छी होती है, या इंडिया में बहुत अच्छी होती है, लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ में इतनी नहीं होती, यूरोप में नहीं होती है। इसीलिए तो अंग्रेज़ अपने यहाँ आए थे, क्योंकि उनके यहाँ खेती नहीं होती थी। अब ये खेती यूरोप में क्यों नहीं होती है, अपने यहाँ क्यों होती है? तो उसका कारण है, ये देखो बेटा, ये अपनी अर्थ है, ये बीच में से इक्वेटर लाइन निकली है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये अपना इंडिया आता है, यूरोप पूरा इधर आता है, ये ऐसे ऊपर आता है, और ये आता है अफ्रीका ऐसे, ठीक है बेटा। अब अफ्रीका में खेती इसलिए नहीं होती है क्योंकि बेटा इस जगह पर सूरज की बिल्कुल सीधी रोशनी पड़ती है। अब सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है तो गर्मी कैसी रहेगी? ज़्यादा रहेगी, और गर्मी ज़्यादा रहेगी तो यहाँ जो फसलें होती हैं वो क्या होती हैं? जल जाती हैं, या मिट्टी जो है वो जल जाती है, उसके ह्यूमस जल जाता है, जिस वजह से उसमें अच्छी फसल नहीं हो पाती है। अब यहाँ पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसीलिए अफ्रीका के जो लोग हैं या इस एरिया में, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो लोग हैं वो काले होते हैं। इसीलिए देखो अपना इंडिया आधा नीचे आ रहा है ना, यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल वगैरह के लोग हैं तो वो भी अपने यहाँ काले होते हैं। वो इसीलिए होते हैं बेटा क्योंकि सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है तो वो उनकी स्किन को जला देती है, ठीक है बेटा। तो अब अफ्रीका में खेती नहीं हो सकती है। यूरोप में खेती क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यूरोप बिल्कुल पोलर रीजन में बसा हुआ है बेटा, यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत तिरछी हो जाती हैं तो ढंग से गर्मी नहीं पहुँच पाती है ना। तो जब ढंग से गर्मी नहीं पहुँच पाती है तो भाई फसल खेत को, उसको पौधे को पकने के लिए भी तो सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है ना। तो अब क्या है वो बेटा, वहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुँच पाती, इसीलिए यहाँ पर क्या है, यूरोप में भी इतनी अच्छी खेती नहीं होती है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया देखो बेटा आधा ट्रॉपिकल जोन में आता है, आधा टेम्परेट जोन में आता है, तो यहाँ पर क्या है, खेती बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही अगर अपन बात करें किस चीज़ की, पेट्रोल डीजल की, तो पेट्रोल डीजल में देखो क्या है, अब जैसे ये अपना इंडिया है, इधर ये मान लो इधर ईरान वीरान, ये सारी कंट्री अरब कंट्री है। अब पेट्रोल आपने देखा होगा मोस्टली उन जगहों पर मिलता है बेटा जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और क्या है, रेगिस्तान वाली जगह हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ की एक बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, शायद ये बात आपको कोई ना बताए। अब देखो, आपने कभी सोचा कि इस्लामिक कंट्रीज़ में ही ज़्यादातर क्यों मिलती है पेट्रोल डीजल, या रेगिस्तान वाले इलाकों में क्यों मिलती है? तो उसका कारण है, देखो इंडिया में जब लोगों की डेथ हो जाती है, इंडिया में जब लोगों की डेथ हो जाती है तो बेटा उनको जलाया जाता है ना। लेकिन मुसलमानों में जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो उसको दफन करते हैं बेटा, उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं, कब्रिस्तान में उसको दबा देते हैं, तो दफन करते हैं। अब वो लोग दफन क्यों करते हैं? अब सुनो, जब इनका बेटा ओरिजिन हुआ था, इनके धर्म का ओरिजिन हुआ था, अपन 7th क्लास में पढ़ के आए हैं ओरिजिन ऑफ इस्लाम। जब इनका ओरिजिन हुआ था तो अब ऐसी जगह से ही ओरिजिन हुआ था। अब यहाँ पर देखो, जहाँ रेगिस्तान है वहाँ गर्मी ज़्यादा रहेगी, और अगर वहाँ अपन लोगों को जलाना चालू कर देंगे तो वो आग की गर्मी और निकलेगी, तो उस वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगी, उस जगह पर बहुत ज़्यादा हीट आ जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, और टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना।
तो इस चीज़ को बचाने के लिए क्या किया गया, इस चीज़ को बचाने के लिए एक तरीका निकाला कि भैया लोगों को क्या कर दो, दफनाना चालू कर दो। ज़मीन खोदी और ज़मीन में उनको क्या कर दिया, दफनाना चालू कर दिया। ऐसे ही लोगों को दफनाते गए दफनाते गए। अब बेटा इन लोगों को दफना दिया गया। अब काफ़ी हज़ारों सालों से उनको दफनाते आ रहे हैं। आज उन्होंने देखा है, क्या देखा है, आज इनको देखा है कि भैया उन जगहों पर पेट्रोल के या तेल के क्या कुएँ जब खोदे गए तो उनमें से क्या निकल रही थी, पेट्रोल डीजल या नेचुरल गैस निकल रही थी बेटा, है ना। अब ये कैसे निकली, क्योंकि बेटा पेट्रोल डीजल को बनने के लिए भी क्या चाहिए होता है, फॉसिल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है बेटा, फॉसिल्स मतलब क्या होता है, कोई भी नेचुरल जैसे सांप, कोई भी कीड़े मकोड़े, जीवित पेड़ पौधे या इंसानों की लाशें, मतलब डेड एंड डिकेड एनिमल्स या जो जीव जंतु हैं, इंसान जब मर जाते हैं तो वो सड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं, वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। तो पेट्रोल बनने के लिए बेटा फॉसिल्स की ज़रूरत होती है। और क्या कहते हैं, फॉसिल्स तो यहाँ पर क्या है, इतनी हज़ारों सालों से लोग यहाँ पर क्या करते आ रहे हैं, लोगों को दफन करते आ रहे हैं। तो जब दफन करते आ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या है, फॉसिल्स की कोई कमी नहीं रही। तो बस इसी वजह से यहाँ पर क्या है, पेट्रोल डीजल वगैरह के क्या हैं, कुएँ वुएँ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर अपन को ये समझ में आता है कि भैया किसी भी जो है अपना क्या कहते हैं रिसोर्स है, किसी भी रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर अपन करेंगे, किसी भी रिसोर्स का अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो बेटा क्लाइमेट और इन सब चीज़ों के बेस पर होता है ना। अगर अपन चाहें कि भैया बर्फ़ीली जगह में अपन गेहूं की खेती कर लें तो नहीं हो पाएगा बेटा। बर्फ़ीली जगह में अपन सोचें कि भैया वहाँ मसाले उगा लें तो ये नहीं होगा। या अपन चाहें कि भैया गर्मी भरी जगह पे अपन सेब उगा लें या केसर उगा लें तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगी बेटा। जैसा क्लाइमेट रहता है, जैसा एल्टीट्यूड रहता है, जैसा टेरेन रहता है, उन्हीं जगहों उन्हीं के हिसाब से बेटा क्या है वहाँ पर रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखो क्या दिया गया है, अगला दिया गया है पॉइंट कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया में, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, अनइक्वल है। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बेटा अगर अपन बात करें तो दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है दूसरा, तो इनको बेटा अपन कन्वेंशनल रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अपन कन्वेंशनल रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं, VENTIONAL, कन्वेंशनल रिसोर्स। ठीक है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अपन नॉन कन्वेंशनल के नाम से जानते हैं। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल। आगे चलते हैं, अगला अपना जो हेडिंग है क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब अपन बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की। ह्यूमन मेड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं बेटा जिनको इंसानों के द्वारा या अपने द्वारा बनाया जाता है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेज, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स नॉन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज आल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है बेटा, तो अपन को समझ में आ गया भैया क्या ह्यूमन मेड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं और उनकी सहायता से और भी दूसरे रिसोर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर अपन ने ट्रैक्टर नहीं बनाया होता तो खेत की जुताई कैसे करते, है ना। सीमेंट नहीं बनाई होती तो अपन ने बिल्डिंग कैसे बनाते, है ना। पुल वगैरह बनाने और नदी पे पुल बनाना है, अगर अपन रस्सी और ये सब चीज़ें ना बनाते तो पुल वुल कैसे बनाते। गिट्टी का आविष्कार नहीं करते अपन, सीमेंट का आविष्कार नहीं करते तो अपन रोड कैसे बनाते। मशीनरीज, अगर अपन कोई बड़ी मशीन बनानी है तो उसके लिए नट बोल्ट्स चाहिए होंगे। गाड़ियों के लिए अपन को, अब गाड़ी तब बनेगी जब उसके लिए टायर हो, अपने पास और भी ज़रूरी चीज़ें हो। तो यानी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स से अपन दूसरे भी रिसोर्सेज बना सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स until people learned to extract iron from it। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए यहाँ बोला गया है कि भैया जो आपका रिसोर्स होता है, कौन सा रिसोर्स, इसको रेज कर लें, हाँ,
यहाँ बोला गया है कि आयरन ओर है, ठीक है। अपन को जब खुदाई करते हैं तो बेटा अपन को वहाँ से आयरन ओर मिलता है। जब तक अपन उस आयरन ओर में से आयरन को ना निकाल लें, है ना, तब तक वो आयरन ओर तो कैसा रहेगा, नेचुरल रिसोर्स। लेकिन जब उस आयरन में से क्या कर लिया जाए, आयरन ओर में से आयरन को निकाल लिया जाए, तो वो हो जाएगा बेटा ह्यूमन मेड रिसोर्स। समझाता हूँ। देखिए, अपन को पता है कि आयरन है, सोना, ये सारी चीज़ें अपन इनकी क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं बेटा, खुदाई करते हैं, तब जाकर अपन को ये क्या है, प्राप्त होते हैं, ठीक है, तब जाकर ये अपन को प्राप्त होते हैं। अब ऐसे आयरन ओर मुझे मिला, आयरन ओर, अपन को आयरन ओर मिला। उस आयरन ओर की अगर मैं बात करूँ तो ये बेटा नेचुरल चीज़ है, ठीक है। लेकिन जब मैं इसमें से आयरन को निकाल लूँगा, अलग से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, तो ये मेरा कैसा बन जाएगा बेटा, ये मेरा ह्यूमन मेड रिसोर्स बन जाएगा, ठीक है। अब और आयरन कैसे निकालते हैं, इसको समझाने का भी एक तरीका देखो। जैसे कि मुझे पता है बेटा, क्या पता है कि मैंने बिस्किट लिए मार्केट से, क्या लिए, मैंने बिस्किट लिए, ठीक है, मैंने बिस्किट लिए, ये मेरा बिस्किट है। अब इस बिस्किट को बनाने के लिए बेटा बताओ मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी। इस बिस्किट को बनाने के लिए मुझे शक्कर की ज़रूरत पड़ी होगी, ठीक है, मुझे आटे की ज़रूरत पड़ी होगी, या मुझे थोड़ा बहुत जो है मैदे की ज़रूरत पड़ी होगी, है ना। ये सारी चीज़ों की मुझे क्या पड़ी होगी बेटा, ज़रूरत पड़ी होगी, तब मैंने ये एक बिस्किट बना पाया। तो ये होता है बेटा, अब यहीं से समझ लो, ये बिस्किट में से जब मैं, बिस्किट है तो इसको मैं आयरन ओर बोल सकता हूँ, ओर बोल सकता हूँ, क्या बोल दिया, ओर बोल दिया। अब मैंने तुमसे बोला कि इस ओर में से भैया शक्कर निकाल के दो, या आटा निकाल के दो, या मैदा निकाल के दो, तो ये बेटा इनका एक इंग्रेडिएंट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही अपन को जो खुदाई करते हैं तो अपन को ओर मिलता है, और उस ओर में बेटा कई सारी चीज़ होती हैं, कई सारी चीज़। एक तो मेन जैसे आयरन हो गया, तो आयरन ओर है, तो जैसे आयरन मिला अपन को, साथ में इसके डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे, धूल के कण होंगे, इसके अलावा और भी कोई इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, कोई भी बेकार चीज़ें हो सकती हैं। तो अपन क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को तो अपन बाहर केमिकल तरीका, साइंटिफिक तरीके से एक्सट्रैक्ट करना एक तरीका होता है, उससे इन सब चीज़ों को निकाल देते हैं, और सिर्फ क्या बचता है, आयरन बचता है। तो ये समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि भैया और क्या होता है और उसमें से निकलने वाली चीज़ कैसे निकलती है, ठीक है। अगला आगे चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स को बेटा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को अपन जो है एक और नाम से जानते हैं, या अपन इसको या तो ह्यूमन मेड की जगह ना कहकर अपन इसको मैन मेड भी कह सकते हैं, मैन मेड रिसोर्स, या अपन इसको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल, ये इसके अन्य नाम हैं, इनको आप इनको आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कौन सा है अगला, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स में बेटा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ह्यूमन मेड रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिसको इंसान के द्वारा बनाया जाता है, और ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जो जिसमें खुद इंसान आता है। जैसे पीपल कैन मेक द बेस्ट, पहला पॉइंट दिया गया बेटा, इसको अपन पढ़ते हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो। दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर अ स्पेशल रिसोर्स। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ये बेटा लाइन 2 बार प्रिंट हो गई है, इसको आप एक बार जो है काट देना, ठीक है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। अब देखो, ह्यूमन रिसोर्स का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आपको सिर्फ क्या बताना है कि भैया पीपल होते हैं, लोग ही क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं, पीपल ही क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, ठीक है। अब इस ह्यूमन रिसोर्स में अगर अपन बात करें तो देखो बेटा, इंसान कैसे रिसोर्स बनता है। आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास ज्ञान होता है, आपके पास स्किल होती है, आपके पास टेक्नोलॉजी, ये सब आपके दिमाग में है बेटा। क्या किसी को ये चीज़ें दिखाई देती है कि मेरे पास 10 किलो टेक्नोलॉजी है मेरे दिमाग में, या मेरे को 5 किलो नॉलेज है? ये अपन को दिखाई तो नहीं देती, ये सब क्या रहती हैं, अपने माइंड में रहती हैं। और इन्हीं की मदद से बेटा अपन क्या कर सकते हैं, इसकी की मदद से अपन बहुत सारे और भी अदर क्या
क्रिएट मोर रिसोर्स, इनकी मदद से हम और भी अलग अलग रिसोर्स बना सकते हैं। अब इंसान ने जितने भी आविष्कार किए हैं, पंखे का, कूलर का, एसी का, गाड़ी का, है ना, कम घर मकानों का, बिल्डिंग्स का, ये सारे के सारे उसने कैसे किए हैं? उसको बेटा नॉलेज थी, उसको कला आती थी मकान बनाने की, उसको कला आती थी बर्तन बनाने की, उसको कला आती थी ज्वेलरी बनाने की, उसके पास टेक्नोलॉजी भी थी उसके माइंड में, ये सारी चीज़ें उसके पास थी बेटा, इसीलिए अपन उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम इसका मैन रिसोर्सेज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये आएगा नहीं, ये आपका ह्यूमन ही रहेगा। ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, improving the quality of pupils skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। अब बेटा देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या बताया गया कि भैया एजुकेशन, क्या बताया गया, इसको रेज कर लें अपन, एजुकेशन एंड हेल्थ, ये दो चीज़ें ऐसी हैं बेटा, अगर ये दोनों इंसान का साथ दे तो वो क्या कर सकती है? मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स, आदमी को एक रिसोर्स बनाएंगे, साथ साथ इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अब बेटा आदमी की देखो, क्या मुझे एक बात बताओ कि कोई मजदूरी करना चाहता है लेकिन उसकी तबीयत ख़राब है, तो क्या वो मजदूरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है तो फिर जो उसका क्या कहते हैं शरीर साथ नहीं दे रहा है तो वो मजदूरी नहीं कर सकता, या कोई भी काम नहीं कर सकता है। साथ ही अगर जैसे किसी को टेक्नोलॉजी का काम करना है, किसी को कंप्यूटर पर कोई काम करना है, लेकिन उसको एजुकेशन, वो पढ़ा लिखा नहीं है बेटा, तो क्या वो उस काम को कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि भैया इंसान को, अगर अपन को इंसान ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, इसको और बढ़ाना है और अच्छे से काम करवाना है आदमियों से, तो अपन को हर आदमी को एजुकेशन देनी पड़ेगी और हर आदमी की हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ये दो चीज़ें हर आदमी के पास होंगी तो वो क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज बना सकता है, और इसी प्रोसेस को अपन बेटा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे वाली हेडिंग को पढ़ते हैं। आगे क्या हेडिंग दी गई है? कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज का मतलब है कि अपनी रिसोर्सेज को अपन को क्या करना है? बचाना है। ठीक है, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। अब यहाँ पर देखो बेटा, पहला पॉइंट क्या बोला गया है कि रिसोर्सेज को अपन केयरफुली इस्तेमाल करें और उनको टाइम दें। काय के लिए टाइम दें? टू गेट रिन्यूड, उनको दोबारा से बनने के लिए समय दें। यही प्रोसेस क्या कहलाती है? रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा, अपने घरों के आसपास, अपने अड़ोस पड़ोस में देखा होगा, क्या देखा होगा कि जैसे संडे आया, अब संडे आया भैया, अब किसी के पास क्या है? गाड़ी है। ठीक है, संडे आया, उसने अपनी गाड़ी जो है खड़ी करी, थोड़ा ड्राइंग ऐसी ज़्यादा अच्छी नहीं है बेटा मेरी, चला लेना काम। अब भैया ये उसने अपनी गाड़ी खड़ी करी और बढ़िया मस्त उसने मोटर चलाई, और वो उसको क्या कर रहा है? पानी से धोता जा रहा है। उसको 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से मोटर चली रही है लगातार। अब सोचो उसने कितना पानी वेस्ट किया कि नहीं किया? अब जितना पानी उसने वेस्ट किया है, वो पानी कहाँ गया होगा बेटा? किसी ना किसी नाली में गया होगा, यानी कि वो पानी कैसा हो चुका है? गंदा हो चुका है। अपन पहले ही बात करके आए कि पानी अनलिमिटेड तो है, लेकिन वो साफ लिमिटेड है, अपन तो इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो वैसा पानी नहीं है। तो अब ये बताओ, ये बेटा इसने ये पानी चलाया, ये कैसा हो गया? गंदा हो गया। क्या अब अपन इस पानी को साफ़ करना चाहें तो ये तुरंत हो जाएगा या ये अपने आप हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो बेटा यही बात बोली जा रही है कि भैया अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको संभल के इस्तेमाल करो। अब जैसे आपको गाड़ी धोनी भी है तो बाल्टी से धो लो, 2 मग्गे पानी डाले अपन ने, फिर उस पर भैया धो लिया उसको, फिर एक और बाल्टी ले ली। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप गाड़ी को रगड़ रहे हो, बगल में यहाँ जो पाइप है वो चलता है, वो पानी फेंकता ही जा रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर बेटा यही बात बोली गई है कि आपको जो है अपने रिसोर्सेज को केयरफुली इस्तेमाल करना है और उनको समय देना है ताकि वो दोबारा से बन सकें। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी ना है नेचर में कि भैया आज अपन ने पानी इस्तेमाल किया वो दोबारा बन गया। अब पानी कब नया आएगा? जब बरसात होगी। और बरसात कब होगी? जब ज़मीन पर पड़ा हुआ पानी एवेपोरेट होकर आसमान में बादल के रूप में बनेगा।
है ना। तो ये प्रक्रिया होने में तो बहुत समय लग जाता है, 1 साल लग जाती है। एक मानसून से दूसरा मानसून आते समय पूरी 1 साल का समय लग जाता है। अब 1 साल का समय लग रहा है, आपने पानी इतना खर्च कर दिया कि जितना 10 साल का काम चल सकता था। तो ये चीज़ क्या है बेटा, गलत है। अपन को रिसोर्सेज को बहुत संभल के इस्तेमाल करना चाहिए। अगला पॉइंट है बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात बताई गई बेटा एक इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इसका उदाहरण आप सीधा ऐसे देख लीजिए कि जैसे अभी आप कौन सी क्लास में हैं, अभी आप 8th क्लास में हैं, ठीक है। इससे पहले आप कौन सी क्लास में थे, 7th क्लास में थे। तो आपने अपनी जो बेटा, अब दूसरा कोई बच्चा 8th क्लास में होगा, वो अब 9th में आ जाएगा और आप 7th से क्या में आ गए, 8th में आ गए हो। तो अब ये बताओ कि आप 7th में थे, आपने अपनी किताबों से पढ़ाई कर ली, अब आप अपनी किताबों को क्या दे दोगे, किसी पीछे वाले बच्चे को दे दोगे जो 6वीं में था, वो 7वीं में आ जाएगा। और आप क्या करोगे, किसी 8th क्लास के बच्चे से अपने लिए किताबें ले लोगे, वो आपके काम आएंगी, है ना। फिर क्या होगा, आपने 8th क्लास पढ़ी उन्हीं किताबों से, अब आपने उन किताबों से बेटा क्या कर लिया, अपनी 8वीं पास कर ली, और फिर वो किताबें फिर से पीछे वाले बच्चों को बेच दी या उनको दे दी। तो बेटा ये क्या हो रहा है कि भैया किताबें देखो एक ही बार बनी थी, लेकिन उनसे आप भी पढ़ लिए, आपका छोटा भाई भी पढ़ लिया, फिर उनसे भी जूनियर बच्चे पढ़ लिए, फिर उनके जूनियर बच्चे, मतलब एक किताब से लगातार 4-6 बच्चों ने क्लासें पास कर ली। तो बेटा ये क्या होता है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। मतलब किसी भी चीज़ को अपन इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उसका यूज अपन तो कर ही लें, लेकिन साथ ही साथ जो पीछे आने वाली दूसरी पीढ़ियां हैं, दूसरे बच्चे हैं, दूसरे लोग हैं, अपने बाद जैसे 10 साल बाद 20 साल बाद तक दूसरे लोग भी उसका क्या कर लें, इस्तेमाल कर लें। यही क्या होता है बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईच पर्सन, अगला पॉइंट क्या दिया गया है, ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग थिंग। अब यहाँ पे बेटा बहुत अच्छी चीज़ दी गई है। आप अपने उपभोग को क्या कर सकते हो, बहुत कम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, रिसाइकल करके, रीयूज़ करके। अब जैसे देखो बेटा, रिसोर्स है, अब मान के चलो आपने क्या किया बेटा, आपने अपने बर्तन साफ़ किए, ठीक है। अब बर्तन साफ़ करने के बाद जो पानी रह गया है, जिसमें साबुन नहीं है, वो पानी रह गया, आपने उसको नाली में डाल दिया, तो वो पानी का कुछ यूज़ हुआ, नहीं हुआ। लेकिन अगर आप उस पानी को पेड़ों में डाल दें, अगर उस पानी को आप पौधों में डाल दें, तो बेटा उन पौधों को क्या मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, और जो आपका गंदा पानी था उसको क्या मिल जाएगा, एक इस्तेमाल करने के लिए वजह मिल जाएगी। ठीक है। या फिर अगर अपन बात करें, आपके घर में जैसे कोई चीज़ मिली, क्या चीज़ मिली, जैसे अपन बात करते हैं किताब मिली कोई, ठीक है। अब किताब है 6वीं क्लास की, आप हो 12वीं क्लास में, तो आपने तो वो किताब पढ़ी हुई है, आपके लिए वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आपने क्या किया, उस किताब को फेंकने जा रहे हो या उसको रद्दी में डालने जा रहे हो। लेकिन आपका भैया दूसरा छोटा भाई है, या अड़ोस पड़ोस में या कोई दोस्त का भाई है, कोई छोटा बच्चा है, वो तुमसे बोल रहा है कि भैया इसको फेंको मत, आपने पढ़ लिया, आपके किसी इस्तेमाल के नहीं है, मुझे दे दो, है ना। तो आपने क्या किया बेटा, उस चीज़ को आपने किसी और को दे दिया, तो ये आपने क्या कर लिया, रीयूज़ कर लिया उस चीज़ को, है ना। एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया, दूसरी बार किसी और ने इस्तेमाल कर लिया। दूसरा रिसाइकल, रिसाइकलिंग में देखो बेटा सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ होती है किस चीज़ की, प्लास्टिक की या कागज़ों की भी होती है। आपने देखा है रद्दी वाले आपके घर से रद्दी ले जाते हैं, सारी कॉपी किताबें ले जाते हैं ख़राब, वो उनका क्या करते हैं, अब जैसे एक बार आपने किसी कॉपी को लिखा हो, पूरी कॉपी भर गई, अब उस भरी हुई कॉपी को बेटा फिर से क्या है, फैक्ट्री में भेजा जाएगा, वहाँ उसके जो पेजेस होंगे उनको बेटा गला दिया जाएगा, और गलाने के बाद उनसे दोबारा क्या बनेगा, कॉपी या रजिस्टर बनेगा। वही कॉपी या रजिस्टर आप फिर से मार्केट में आ जाएगा, और आप उस नए को लाकर फिर से इस्तेमाल करने लगोगे। ऐसे ही बेटा प्लास्टिक के साथ होता है कि प्लास्टिक की पॉलीथीन आप लाए, वो फिर से फैक्ट्री में जाएगी, फिर से उसको पिघला दिया जाएगा बेटा, उस प्लास्टिक का फिर से कोई इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये बेटा क्या होता है, रिसाइकलिंग। मतलब आपको क्या करना है, चीज़ों को रिसाइकल करना है, रीयूज़ करना है, और रिड्यूस करना है कंजम्पशन। आपको कम से कम इस्तेमाल करना है। कम से कम इस्तेमाल कैसे करना है, अब जैसे भैया आपका काम, जैसे अभी मैंने गाड़ी धोने वाला एग्जांपल बताया,
अभी अगर आपका काम 2 बाल्टी से चल सकता है तो क्या ज़रूरत है मोटर चलाए रखने की, 2 बाल्टी से ही गाड़ियों को धो लो, है ना। तो ये क्या होता है बेटा आपका रेड्यूसिंग कंजम्पशन। आगे चलते हैं। अगला आगे देखिए बेटा कंक्लूज़न है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपन को क्या चीज़ें सीखने को या समझने को आती हैं। द फ्यूचर ऑफ अवर प्लानिट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद अवर एबिलिटी टू मेंटेन द प्रिजर्व लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। देयर इट इज़ अवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, क्या इंश्योर करना है, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड एंड द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज। देखो बेटा क्या बात समझ में आई है, इस चैप्टर से अपन को ये समझ में आ गया है कि भैया नेचर ने अपन को जो चीज़ें दी हैं उनके बिना अपना जीवन कैसा नहीं है, संभव नहीं है। क्या इसको मतलब ये कि बिना पानी के, बिना सूरज के, बिना पेड़ों के, बिना जंगलों के अपन लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये बात हमें समझ में आती है ना। लेकिन फिर भी अपन लोग क्या नहीं कर सकते हैं, नेचर की देखभाल नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब अपन ने ये चैप्टर पढ़ लिया है, मुझे भरोसा है कि आप सब लोग ज़रूर नेचर के प्रति बेटा अपना समर्पण दोगे, अपना सहयोग दोगे। ये अपनी ड्यूटी है, देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। क्या इंश्योर करना है अपन को इंश्योर ये करना है कि भैया ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, मतलब जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या कोई भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल कैसे करना है अपन को, सस्टेनेबल का मतलब समझ में आ गया ना, कि अपन भी इस्तेमाल कर लें, फिर अपने बाद कुछ सालों बाद दूसरे लोग भी उनका इस्तेमाल कर लें। अगला पॉइंट है द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, है ना। जो बेटा लाइफ की डाइवर्सिटी है अपन को उसको भी बचाना है ना। जैसे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि जैसे ज़रूरी नहीं कि भैया हम समझदार हो गए तो सिर्फ पृथ्वी पर इंसान ही रहेंगे बेटा, उस पर बेटा कॉकरोच को भी रहने का उतना ही हक है जितना इंसानों को है, जितना शेर को रहने का हक है उतना ही हिरण को भी है ना। तो जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े हैं वो सारे के सारे लोगों को, इवन पेड़ पौधों को भी इस पृथ्वी पर रहने का उतना ही हक है जितना हमको है। नेचर ने हमको बनाया है वैसे ही उनको भी बनाया है बेटा। तो ये अपना कर्तव्य है कि भैया सारी की सारी जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है उसको अपन बचाएं, उसको अपन कंजर्व करें, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड, मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को अपन जो डैमेज कर रहे हैं बेटा उसको कम से, अगर अपन उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो उसको कम से कम करने की कोशिश करें। कम से कम करने की कोशिश कैसे, अब जैसे बेटा ग्लोबल वार्मिंग आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मतलब आपकी गर्मी का तापमान बढ़ रहा है, अपनी पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है जिसकी वजह से जो ग्लेशियर हैं, बर्फ़ जो है जमी हुई है वो पिघल रही हैं और उनके पिघलने से वो पानी समुद्र में आ रहा है और समुद्र में जब पानी बढ़ रहा है तो समुद्र में सुनामी जैसी विपदाएँ आ रही हैं, आपदाएँ आ रही हैं जिनकी वजह से कई सारे शहर देश या लोग मारे जाते हैं और डूब जाते हैं। तो ये अब उसको ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का तरीका क्या है कि भैया अपन मशीनरीज़ का इस्तेमाल कम करें, व्हीकल्स का इस्तेमाल कम करें, अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। अब भैया आपने देखा होगा कि जब भी आप गाड़ी चलाते हो, कोई भी कार चलाते हो, ट्रक चलाते हो, कुछ भी चलाते हो तो उनसे बेटा क्या निकलती है, गर्मी निकलती है, हीट निकलती है। और ये हीट क्या होती है बेटा, ये हीट एनवायरनमेंट में जाकर या एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाती है और इसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यानी अपन क्या कर सकते हैं, इन गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, है ना। अब बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि गाड़ियों के बिना अपना भी जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करें, अपन को ये करना चाहिए बेटा कि गाड़ियों का संभल के इस्तेमाल करें। इस्तेमाल कैसे करें संभल कर, उसको भी समझ लेते हैं। अब मान के चलिए कि भैया ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपके पड़ोसी हैं। अब आपके पिताजी भी इसी तरफ ऑफिस जाते हैं बेटा, आपके ये बगल वाले पड़ोस वाले वो भी इसी तरफ ऑफिस जाते हैं, ठीक है। तो अब ये आपके पिताजी जो हैं वो अपनी अलग गाड़ी से जाते हैं और ये अपनी अलग मोटरसाइकिल से जाते हैं। तो जब इनको एक ही जगह जाना है तो बेटा दो दो गाड़ियाँ क्यों लेकर जाते हैं, ये एक गाड़ी से जाना चाहिए ना इनको। एक गाड़ी से जाएंगे बेटा तो देखो क्या होगा, एक गाड़ी की इनकी पेट्रोल भी बचेगी, है ना। और
दो एक गाड़ी कम चलेगी तो एक गाड़ी की गर्मी भी कम निकलेगी, तो उससे क्या है एटमॉस्फेयर गर्म भी नहीं होगा। तो बेटा ये क्या है, इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को बढ़ने से या किसी भी जो प्रकार का डैमेज है ना, नेचर में या एनवायरनमेंट में डैमेज है, कोई भी नुकसान हो रहा है उसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, कम से कम कर सकते हैं। अगला देखो बेटा क्या है हेडिंग, ग्लोसरी। ग्लोसरी में देखो कुछ आपके बुक में डू यू नो वाले फैक्ट्स दिए हुए हैं, वो मैंने यहाँ पर टाइप किए हैं, देखते हैं। सबसे पहला वर्ड दिया गया है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है बेटा, पेटेंट एक ऐसा अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है जो मोस्टली आर्टिस्ट्स के काम में आता है या कंपनियों के काम में आता है। जैसे मैं क्या हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ, ठीक है, मैंने कोई कविता लिखी या मैंने कोई बुक पब्लिश करी, या फिर आप लोग क्या करते हो, गाना गाते हो, गाना बनाते हो, आपने कोई गाना बनाया या आपने कोई ड्राइंग बनाई, आपने कोई पेंटिंग बनाई। अब आपको लग रहा है कि भैया मेरी इस चीज़ को कोई दूसरा ना चोरी करे, आपने ड्राइंग बनाई है, उसी ड्राइंग को कोई दूसरा बनाकर अपने नाम से पब्लिश ना कर दे, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपन क्या कर लेते हैं बेटा, पेटेंट खरीद लेते हैं। या आपने क्या है कोई आइडिया और इन्वेंशन बनाया हो, है ना, आपने कोई इन्वेंशन किया हो, आपने कोई आविष्कार किया है। अब जैसे मान के चलो आपने हवा में उड़ने वाली साइकिल बना दी, ठीक है, अब दूसरी दुनिया को ये पता चलना चाहिए कि भैया ये फलाने व्यक्ति ने, जैसे मैं किसी एक बच्चे का नाम लूँ, अमन का नाम लिया, तो जैसे मैंने समझा, मैंने माना कि भैया अमन ने एक हवा में उड़ने वाली साइकिल बना दी, लेकिन उसका कोई दोस्त है, ठीक है, वो सोच रहा है कि भैया अमन की साइकिल को चोरी कर लूँ और मैं अपने नाम से सबको चिल्लाता करूँ कि मैंने बनाई है। तो अमन क्या करेगा बेटा, सरकार के पास जाएगा और सरकार से बोलेगा कि मुझे पेटेंट चाहिए। तो सरकार क्या करेगी बेटा, उसको पेटेंट दे देगी। कैसे पेटेंट देगी, उसकी कुछ नियम और शर्त होती हैं। तो बेटा वो क्या कर देगा, अगर उसके पेटेंट मिलने के बाद अगर उसकी इन्वेंशन को या उसकी किसी चीज़ को दूसरा कोई चुरा कर अपने नाम से पब्लिश करता है, तो उसको बेटा जेल हो सकती है, उसको सज़ा मिल सकती है, उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, पेटेंट होता है जो आपको किसी भी उस पर मिलता है, इन्वेंशन पर, आइडिया पर या किसी अन्य चीज़ पर मिलता है। दूसरा वर्ड दिया गया बेटा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो मुझे आप लोगों को बताने की शायद ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो जनरेशन ही पूरी टेक्नोलॉजी की है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। मतलब आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो वो नई तरीके से करो, वही टेक्नोलॉजी होती है। जैसे खेती पहले जुताई करी जाती थी बैलों से, अब उसको अपन ट्रैक्टर से कर रहे हैं। पहले बेटा बुलक्स की सहायता लेते थे, लेकिन अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन ट्रैक्टर से कर रहे हैं। अब ये पुराने समय का टाइम था बेटा, ये अब नए समय की बात है। तो बेटा नए समय के साथ अपन काम करने का तरीका भी नया ले आए, उसी चीज़ को अपन टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। अगला क्या है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। स्टॉक ऑफ रिसोर्स क्या होता है, मतलब बेटा रिसोर्सेज का भंडारण, जिसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके घर में क्या है, कोई खाने पीने की चीज़ बनी, ठीक है, अब जैसे मान के चलो शादियों में क्या होती है, खाना बना, अब आपने 2000 लोगों को इनवाइट किया है, 2000 लोगों का खाना बन के तैयार है, एक कमरे में रखा हुआ है। तो वो क्या है बेटा, आपने खाने का भंडार करके रख दिया है। जब तक लोग जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, आप उनको उसमें से निकाल कर खाना खिलाते जाएंगे। ठीक ऐसे ही बेटा रिसोर्सेज का क्या है, अपने पास भंडार होता है। पेट्रोल का भंडार है, कोयले का भंडार है, सोने का भंडार है, हीरे मोती इनका भंडार है, तो साथ साथ में हीरे का भंडार है, ठीक है। अब इनका क्या होगा बेटा, समय के जैसे जैसे ज़रूरत होगी अपन वैसे वैसे इसका इस्तेमाल करते जाएंगे। अगला है ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में बेटा आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अपन पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अपन पढ़ चुके हैं कि कैसा क्या होता है, ठीक है, तो आपको दोबारा से आप इसको पढ़ लेना। अब अगली हेडिंग दी गई है बेटा अपनी, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके कुछ वो उद्देश्य होते हैं, इसकी कुछ बातें होती हैं। क्या होती हैं देखो, रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अपन को बेटा क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जितनी भी प्रकार की जनजातियां हैं, जितनी भी प्रकार की जातियां प्रजातियां हैं, है ना,
यानी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पशु पक्षी, इंसान, ये सब लोगों का अपन को क्या रखना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना पड़ेगा और इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तभी बेटा अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। ठीक है, अगला क्या दिया गया है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, अगला क्या दिया गया है अपन को, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाना है। ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि अपन जो खाना खा रहे हैं तो वो वेस्ट फूड या गंदा फूड या अनहेल्दी नहीं होना चाहिए, है ना। वो कैसा हो, हेल्दी हो। अगर हेल्दी फूड होगा, स्वास्थ्यकारी होगा, है ना। अब जैसे आज अपन जो खाते हैं पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें, ये क्या है, जंक फूड है, इनसे अपना शरीर कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, अब अपन को इनसे बचने के लिए क्या है, अपना जो प्राचीन फूड था, दाल चावल ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे अपना शरीर क्या हो, मजबूत हो। सब्जियां, हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो यही क्या है, आप अपने जीवन में, दूसरी क्या है, आप अपने आसपास साफ़ सफाई रखिए। ऐसा तो नहीं है कि अपन को भैया गंदगी पड़ी है, कमरे में कचरा पड़ा है, अपन कचरे पे ही बैठ गए, कचरे में ही लेट रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते अपन को साफ़ जगह चाहिए रहने के लिए, है ना। कपड़े भी धुले धुलाए अच्छे पहनते हैं अपन, यानी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। तो ये बेटा कुछ बातें जिनसे अपन अपनी क्या कर सकते हैं, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दिया गया है, कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, है ना। पृथ्वी की, ये वही पहला पॉइंट जैसा था वैसा ही ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अपन को सब लोगों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट क्या है, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये भी अपन बात पढ़ चुके हैं बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना है, उनको बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवार्ड्स द एनवायरनमेंट। ठीक है, अपन को अपना रवैया और नज़रिया बदलना पड़ेगा एनवायरनमेंट की तरफ। कैसे, अब वो समझते हैं। देखो बेटा क्या हुआ, जैसे आप जा रहे हो, ठीक है, रोड से कहीं, अब रोड से जा रहे हो भैया, आपको क्या है, आपने क्या किया आपको वहाँ रोड पे एक पत्थर पड़ा हुआ मिला। अब पत्थर पड़ा है, आप बाइक को घुमाकर निकल गए। अब आप घुमाकर निकल गए, आपने उस व्यक्ति को गालियाँ देना चालू कर दिए जिसने इस पत्थर को बीच में रखा है ना। लेकिन आपने ये नहीं किया कि आप भैया उसको हटा दें पत्थर को, ताकि और कोई जो आ रहे हैं लोग पीछे से उनको समस्या ना हो, है ना। ऐसे ही क्या हुआ, आप खाना खा रहे हो, ठीक है, आपने कुछ चिप्स विप्स लिए, अब आपने खाए और उनका जो रैपर होता है वो आपने क्या कर दिया, फेंक दिया रोड पर ही। ठीक है, अब आपके दोस्त ने आपको समझाया भैया यहाँ पे ये गंदगी मत कर, तो आप लोग क्या कहते हो, कौन सा हमारा घर है, फेंक देने दे। तो बेटा ये बात नहीं आपको बोलनी है कि कौन सा हमारा घर है। पूरी पृथ्वी पर, पूरा पृथ्वी ही एक घर है बेटा। पूरी पृथ्वी पर आप कहीं भी कचरा करोगे, कोई भी कचरा करेगा, उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा और हर जगह भुगतना पड़ेगा। ठीक है, बस ये हो सकता है कि आपने जो कचरा आज किया है, आपने जो गंदगी आज फैलाई है, उसका परिणाम आज आपको ना मिले, बल्कि 2-4 साल बाद, 10 साल बाद आपको मिले, लेकिन परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। तो अपना बेटा जो रवैया है, आपको अपना प्रैक्टिस का या अपनी जो सोच है उसको बदलना पड़ेगा। अगला पॉइंट क्या है, अगला और शायद आखिरी भी है, हाँ अगला और आखिरी भी है। अगला आखिरी पॉइंट क्या है बेटा, इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। अपन को क्या करना चाहिए बेटा, लोगों को अवेयर करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनको एनवायरनमेंट के बारे में बताना चाहिए और उन लोगों को ये इख्तियार देना चाहिए, उनको ये अधिकार देना चाहिए कि वो लोग अपनी क्या कर सकें, चीज़ों को अपने हिसाब से साफ़ सफाई के आधार पर या अपने जो पर्यावरण है उसको अच्छे से चला सकें। ठीक है, कम्युनिटी को अपन को क्या करना है, इनेबल करना है। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोगों को क्या है, ये क्लास पसंद आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट आपका रह गया है, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ मुझे अपने इस वीडियो के कमेंट पर मुझे अवश्य बताएं। ठीक है, और या फिर मैं इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट करें। इंस्टाग्राम का भी मैं आपको जो है यूज़र नेम या लिंक विंक कुछ दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आप अपनी आने वाली कक्षा में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू।